काकी तुम्हें पता है गैस की किल्लत होने वाली है, सिलेंडर भरवा लेना। हमें गैस भरवाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पाइपलाइन से गैस आती है। एंड डोंट कॉल मी काकी, कॉल मी मिसेस निवेदिता। निवेदिता वहां से आगे बढ़ जाती है। मीनाक्षी की तरह उसका ससुर जितेश भी मोहल्ले में जिसे भी देखता उसे आगाह करने की कोशिश करता। जितेश उस दिन क्लब हाउस जाता है और वहां पत्ते खेल रहे अभय, विनय और रोहित से, देखिए सिलेंडर भरवा लिया ना, आने वाले समय में गैस की किल्लत हो सकती है। अरे होने दो, गैस की किल्लत, हमारे घरों में इंडक्शन है, बिजली की किल्लत तो नहीं होगी ना। अरे हम इंडक्शन से खाना बना लेंगे, तुम अपना देखो तुम कैसे खाना बनाओगे। अरे भाई मेरे यहाँ भी खाना बन जाएगा, मेरी गांव की बहू है, वो मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाना जानती है। लगता है पूरी कॉलोनी धुआं धुआं करोगे आप लोग। हमारी पिछली वार्निंग नजरअंदाज करने या हल्के में लेने की कोशिश मत करना, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है वो ध्यान में रखना। जितेश क्लब हाउस से वापस घर लौट जाता है और सोसाइटी के सेक्रेटरी रोहित की बातों को नजरअंदाज करके अपने पूरे परिवार के साथ आने वाली क्राइसिस का सामना करने की तैयारी में जुट जाता है। मीनाक्षी के साथ मिलकर वो गार्डन में भट्टी खोदता है। फिर मीनाक्षी अपने पति धर्मेंद्र के साथ कॉलोनी के सूखे पेड़ों को काटकर लकड़ियां जमा करती है और गीली मिट्टी से चूल्हे मजबूत करके गोबर से लीपती है। ऐसा करते हुए अपने अपने बंगलों की बालकनी में खड़ी आभा और वंदना मीनाक्षी को देखती हैं और पता नहीं कैसे मीनाक्षी गोबर में हाथ खराब कर लेती, गीली मिट्टी कैसे उठा लेती, मुझे तो देख कर ही घिनाती है। मुझसे तो ये काम भी ना हो, चाहे मैं भूखी मर जाऊं, लेकिन मैं मिट्टी से चूल्हा कभी ना बनाऊं, गोबर से हाथ कभी ना गंदे करूं। मीनाक्षी उनकी बातें सुनती हैं और मैं गांव की हूँ, मैं मिट्टी में पैदा हुई हूँ, मिट्टी में ही मिल जाऊंगी, तो मिट्टी से कैसे घिन कर सकती हूँ। जिस समय मीनाक्षी आने वाली क्राइसिस का सामना करने की तैयारी कर रही थी, उस समय कॉलोनी के सभी लोग गैस पाइपलाइन, गैस सिलेंडर और इंडक्शन के भरोसे निश्चिंत बैठे थे। कुछ दिनों बाद वंदना सुबह उठकर किचन में जाती है, ऑटोमेटिक चूल्हे की नॉब घुमाती है लेकिन गैस नहीं जलती। फिर वो माचिस की तीली जलाती है, फिर भी गैस नहीं जलती। गैस नहीं आ रही है। वंदना हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे अभय के पास जाती है। पाइपलाइन में गैस नहीं आ रही, एजेंसी को फोन लगाओ तो। अभय टेबल पर रखा फोन उठाता है और 4-5 नंबर डायल करने के बाद एजेंसी वाला भोला फोन उठाता है। अभय कुछ बोल पाता है उससे पहले ही उसे भोला का जवाब मिल जाता है। अरे भाई गैस की बहुत किल्लत है, पूरे शहर में गैस कटौती शुरू हो गई है, ये किल्लत कब तक रहेगी नहीं पता। इतना बोलकर भोला फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। अरे उन्हें कटौती शुरू कर दी है भाई, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमारे पास इंडक्शन है ना, आपसे इंडक्शन में खाना बनेगा। अभय स्टोर रूम से इंडक्शन चूल्हा, इंडक्शन कुकर और बाकी के बर्तन निकालकर किचन में रखता है और वंदना इंडक्शन प्लग इन करके चाय बनाती है। कॉलोनी के जिस घर में सिर्फ गैस पाइपलाइन का कनेक्शन था, उस घर में अभय के घर की तरह इंडक्शन निकल चुके थे और जिन घरों में सिलेंडर भी थे उन घरों में खाना पहले जैसा ही बन रहा था। वैसे मीनाक्षी के घर में दोनों ही थे, वो तो शौकिया तौर पर मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाती है। एक दिन मॉल में सब्जी खरीद रही मीनाक्षी की मुलाकात वंदना से होती है। वंदना जी, मेरे घर की गैस खत्म हो जाएगी तो मैं मिट्टी के चूल्हे पे खाना बना लूंगी, आप कैसे बनाओगी? मैं तुम्हारी तरह गांव वाली नहीं हूँ, मेरे पास दूसरे ऑप्शन है। मेरे पास इंडक्शन है, बिजली से चलने वाला, बस एक बटन दबाओ फटाफट खाना बन जाता है। ये बढ़िया है, तुम भी क्यों नहीं ले लेती? ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो गांव की हो, तुम्हें तो इंडक्शन का मतलब ही नहीं पता होगा। मीनाक्षी वंदना की बात का जवाब नहीं देती। वो दोनों सब्जियां खरीद कर अपने अपने घर चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद एक एक करके कॉलोनी के हर एक घर के गैस सिलेंडर खत्म हो जाते हैं और वो सभी इंडक्शन चूल्हे पर शिफ्ट कर लेते हैं और मीनाक्षी मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाना शुरू कर देती है। एक सुबह कॉलोनी के सभी किचन्स की तरह रोहित के बंगलों के किचन में भी उसकी पत्नी कल्पना इंडक्शन चूल्हे में चाय बना रही थी। तभी अचानक पूरी कॉलोनी की लाइट कट जाती है और इंडक्शन बंद हो जाते हैं। कल्पना भागकर वॉशरूम में ब्रश कर रहे रोहित के पास जाती है। बिजली विभाग को फोन लगाओ, पता करो लाइट क्यों कटी है और कब तक आएगी। ब्रश करता हुआ रोहित वॉशरूम के बाहर आकर बेड में रखा फोन उठाता है और बिजली विभाग की लैंडलाइन पर कॉल कर लेता है। आभा और विनय के घर में इन्वर्टर लगा हुआ था। जिस समय लाइट कटी उस समय हॉल में बैठे चाय पीते हुए आभा और विनय टीवी पर न्यूज देख रहे थे। ईरान और यूएसए वॉर का असर पूरी दुनिया पर हुआ है, हम भी उसके असर से अछूते नहीं है। पहले गैस की किल्लत और अब कोयले की कमी। कोयले की कमी की वजह से बिजली उत्पादन में भारी कमी आई है, जिस वजह से देश भर में बिजली कटौती शुरू हो गई है। देशवासियों को आगे चलकर ज्यादा परेशान न होना पड़े, इसीलिए जरूरी कदम उठाया गया है। अरे तो इस वजह से बिजली कटी है। यही बात बिजली विभाग से रोहित को पता चलती है और वो कल्पना से बताता है। रोहित की बात सुनते ही कल्पना बेड पर बैठ जाती है और अब खाना कैसे बनेगा, बच्चे क्या खाएंगे? तभी मीनाक्षी के मिट्टी के चूल्हे का धुआं उनके घर में आता है। एक तो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ और ऊपर से ये धुआं, मैं अब और टॉलरेट नहीं कर सकती। अरे भाई आज फैसला होकर ही रहेगा, इस कॉलोनी में या तो मीनाक्षी का धुआं रहेगा या वो।
रोहित और कल्पना की तरह ही वंदना, अभय, दीपिका, रवि, आभा और विनय भी गुस्से से तमतमाते हुए मीनाक्षी के बंगलो पहुंचते हैं और जालीदार दरवाजे से मीनाक्षी को मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेकते हुए देखते हैं। चूल्हे की आग से उसका चेहरा दमक रहा है। धुआं अब भी उठ रहा है, पर धुएं का उसके चेहरे पर कोई असर नहीं दिख रहा है। मीनाक्षी उन्हें देखती है और अरे आप सब एक साथ यहाँ, अब आ ही गए हो तो एक एक रोटी खाकर ही जाना। भाई हम यहाँ रोटी खाने नहीं आए हैं, हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि अब या तो मोहल्ले में ये धुआं रहेगा या तुम रहोगी। मीनाक्षी का पूरा परिवार उन लोगों को देखकर पहले ही वहां जा चुका था। वो सभी दरवाजे के पास जाते हैं और देखिए तुम सब गुस्सा क्यों करते हो? लगता है तुमने न्यूज नहीं देखी। न्यूज देखी होती तो ऐसा नहीं बोलती। ना गैस है ना बिजली है तो खाना कैसे पकेगा? तुम ही बता दो। मेरी बहू तुम्हारे बताए तरीके से खाना पका लेगी? उसकी बात सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। लेकिन अरे मेरे घर पर इन्वर्टर लगा है और इंडक्शन भी है। अपनी बहू को आटा दाल चावल लेकर मेरे घर भेज देना, वो इंडक्शन चूल्हे पर खाना पका लेगी। धर्मेंद्र विनय का कुछ देर तक मुंह देखता रहता है और फिर जोर से हंसता है। अरे चाचा जी, इन्वर्टर चार्ज करने के लिए भी बिजली चाहिए, तो आप ही बताओ कितनी बार खाना बनेगा आपके घर में? उन लोगों के पास धर्मेंद्र और जितेश की बात का कोई भी जवाब नहीं था। वो सभी गुस्से और बेबसी में वापस लौट जाते हैं। सभी कॉलोनी वाले घर पहुंचकर रात का बचा हुआ खाना या पैकेज्ड फूड जैसे बिस्किट, चिप्स या फिर दूसरे स्नैक्स खाकर गुजारा करते हैं। दोपहर से शाम हो जाती है, सूरज ढलने वाला होता है, लेकिन लाइट नहीं आती। धीरे धीरे सूरज आसमान से गायब हो जाता है और अंधेरा पूरी कॉलोनी को, पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेता है। जो कॉलोनी एक शाम पहले तक अंधेरा होते ही रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाने लगती थी, उसी कॉलोनी के बंगलों अब अंधेरे के आगोश में है। हर एक बंगलों में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है। अपने बंगलों के हॉल में मोमबत्ती की रोशनी में टॉय कार से खेल रहा रिंकू सोफे पर बैठे अपने मम्मी पापा दीपिका और रवि के पास जाता है। मम्मा बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। दीपिका टिंकू को चॉकलेट देती है और रवि की तरफ देखकर, ना गैस है ना बिजली, अब खाना कैसे बनेगा? आखिरी चॉकलेट भी मैंने टिंकू को दे दिया, वो खाना मांगेगा तो मैं उसे क्या दूंगी? न जाने ये गैस की किल्लत कब खत्म होगी। रेस्टोरेंट भी सब बंद पड़े होंगे, नहीं तो हम रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लेते। तभी अंधेरे में डूबे रवि को मीनाक्षी के आंगन में जल रहे मिट्टी के चूल्हे की आग में उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है। लगता है अब हमें वो करना होगा जो हम कभी भी नहीं करना चाहते थे। क्या? आओ मेरे साथ। दीपिका और टिंकू को अपने साथ लेकर रवि अपने घर के आंगन में मिट्टी के चूल्हे में बड़े से बर्तन में खिचड़ी बना रही मीनाक्षी के पास जाता है। उस रात न जाने क्यों गार्डन का दरवाजा खुला हुआ था, जिस वजह से उन लोगों के वहां पहुंचने से पहले ही लगभग सभी कॉलोनी वाले वहां अपने बच्चों के साथ पहुंच चुके थे। लेकिन उनमें से कोई भी मीनाक्षी को कुछ बोल नहीं रहा था। मीनाक्षी भी ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसका ध्यान सिर्फ चूल्हे की आग जलाने में हो। आखिरकार दीपिका पहल करती है। मैं क्या कह रही थी? चूल्हे से नजरें हटाए बिना, हाँ बोलो ना, आज पहली बार आपने इतने प्यार से बात की। आपको कोई काम है क्या? नजरें झुकाए हुए, सिर्फ दीपिका को ही नहीं, आज हम सबको तुमसे काम है। वंदना अपनी बेटी कुमुद के सिर में हाथ फेरती है और बच्चे भूखे हैं। मीनाक्षी उठती है, सबकी आंखों में देखती है। जिन आंखों में पहले वो खुद के लिए गुस्सा और नफरत देखती थी, आज उन्हीं आंखों में उसे बेबसी और निराशा के बीच छुपी उम्मीद की किरण दिखती है। मीनाक्षी मुस्कुराती है और अपने दोनों हाथ साफ करके, हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो इतनी ज्यादा खिचड़ी बना रही हूँ। मेरे होते हुए कोई भी भूखा कैसे रह सकता है? जो लोग कभी फर्श पर नहीं बैठे वो सभी गार्डन की घास में बैठते हैं और खिचड़ी पक जाने के बाद मीनाक्षी सबको पत्तल में परोसकर खिचड़ी खिलाती है। खिचड़ी परोसने में मीनाक्षी के सास, ससुर और पति भी उसकी मदद करते हैं। पेट भर खा लेने के बाद, मीनाक्षी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने खाना खिलाया, नहीं तो बच्चों का क्या होता। आप सब गांव की बहू के घर आए थे, भला भूखे कैसे रह सकते थे? गांव में हमें सिखाया जाता है कि घर में आया मेहमान, साधु या कोई भी भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। दीपिका मीनाक्षी को गले से लगा लेती है। आज हमें पहली बार पता चला कि गांव के लोग कभी किसी को निराश नहीं करते। आज से पहले सभी कॉलोनी वाले तुम्हें परेशानी की वजह मानते थे। हम सब मानते थे कि मोहल्ला तुम्हारी वजह से अशांत है, लेकिन आज तुमने सभी की भूख शांत करके ये बता दिया कि तुम अशांति नहीं बल्कि शांति हो। अपनी तारीफ सुनकर मीनाक्षी मुस्कुरा देती है। उसके मुस्कुराते ही लाइट आ जाती है और पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगा उठता है। चलो चलो जल्दी से कुछ खाने को बना लेते हैं, क्या पता लाइट कब तक रहेगी और फोन भी तो चार्ज करना है। सब लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। मीनाक्षी बची हुई खिचड़ी लेकर हॉल में पहुंच जाती है। पूरा परिवार मिलकर एक साथ खिचड़ी खाने लगता है। आज मैंने 20 लोगों को खाना खिलाया। कितना अच्छा लगता है ना भूखों को खाना खिलाकर, मन को शांति मिलती है। हाँ बहू, मन को शांति तो मिलती है, लेकिन रसोई भंडार पर भी ध्यान देते रहना। सिर्फ कुछ दिनों का राशन ही बचा है, कहीं ऐसा ना हो कि मन को शांति तो मिल जाए और पेट अशांत हो जाए। ऐसा नहीं होगा मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। अब लाइट आ गई है तो सब लोग इंडक्शन में खाना बना लेंगे। अपने घर के किचन में पहुंचकर सभी औरतें इंडक्शन प्लग इन
करती हैं, लेकिन इंडक्शन लोड नहीं लेता। अपने किचन में खड़ी इंडक्शन को निहार रही निवेदिता। हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लगा। बिजली का लोड इतना कम है कि इंडक्शन ऑन ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, जब तक ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना मीनाक्षी। अगले 2 दिनों तक सभी कॉलोनी वाले तीनों टाइम मीनाक्षी के यहाँ ही खाना खाते हैं। लेकिन जब वो सभी रात को खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं तो हॉल में बैठे खाना खा रही मीनाक्षी के सभी घर वाले। आज फिर कॉलोनी में कोई भूखा नहीं सोएगा। बहू अगर ऐसे ही तो मोहल्ले वालों को खाना खिलाती रही ना तो एक दिन हमें भूखा जरूर रहना पड़ेगा। तो क्या करूं मम्मी जी, मैं लोगों को भूखा नहीं देख सकती। बहू तुम्हारा कहना भी सही है, लेकिन हमारे पास भी तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। लकड़ियां, कंडे, अनाज एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर हम उसी नाव पर सवार हो जाएंगे जिस नाव पर इस समय कॉलोनी वाले सवार हैं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मीनाक्षी, आज की दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं मिलता। तुम जो कर रही हो करती रहो, बस अपना तरीका बदल दो। कैसा तरीका? तुम आप लोगों से कहो कि वो अपने घर से अनाज और सब्जियां लाएं, तब तुम्हें उन्हें खाना बनाकर दोगी और बदले में कुछ पैसे लेना। इस तरह हमें नुकसान भी नहीं होगा और लोग भूखे भी नहीं रहेंगे। अरे वाह, ऐसे तो मेरा नया कारोबार शुरू हो जाएगा। मीनाक्षी पूरी रात जागकर आंगन में 3 भट्टियां और खोदती है और सुबह होने पर यह सोच सोचकर परेशान होती है कि आखिर मैं लोगों से पैसे कैसे मांगूंगी? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि गैस की किल्लत में गांव की बहू ने नया व्यापार शुरू कर दिया। मीनाक्षी सोच ही रही थी कि तभी कल्पना अपने साथ दाल, चावल और हरी सब्जियां लेकर उसके पास आती है और मीनाक्षी, आज मैं अपने घर से अनाज और सब्जियां लेकर आई हूँ। तुम मुझे खाना पका कर दे दो और बदले में कुछ पैसे ले लो। आखिर कब तक तुम समाज सेवा करती रहोगी? मैं ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि अपने व्यापार के बारे में लोगों को कैसे बताऊंगी। आपने तो मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। मीनाक्षी कल्पना से दाल, चावल और हरी सब्जियां लेकर फटाफट मिट्टी के चूल्हे में आग जलाकर कुकर में दाल पकने को रखती है। जब तक मीनाक्षी सब्जियां धोकर काटती है तब तक कॉलोनी वालों की भीड़ जमा होने लगती है। मीनाक्षी उन्हें कुछ बोल पाती उससे पहले ही कल्पना बोल पड़ती है। अपना राशन लाओ, सही कीमत चुकाओ और चूल्हे पर बनवाओ। यह क्या है? कल्पना का सपोर्ट पाकर मीनाक्षी आत्मविश्वास से भर जाती है और सबके सामने सीना ताने खड़ी होकर, मेरा नया व्यापार, मैं आप लोगों को रोज रोज फ्री में खाना नहीं खिला सकती। आप लोगों के पास साधन है लेकिन ईंधन नहीं है। मेरे पास ईंधन है लेकिन साधन सीमित है। तो आप अपना साधन लाइए, ईंधन मैं दूंगी और उसके बदले कुछ पैसे लूंगी। ये भी आपदा में अवसर ढूंढने लग गई। चलो चलो, हमें नहीं खाना। गुस्से में वो सभी वापस घर लौट जाते हैं। ये क्या, सब वापस लौट गए? तुम फिक्र मत करो, गैस की किल्लत है, सब वापस लौटेंगे। मीनाक्षी दाल चावल पक जाने के बाद सब्जी पकाने लगती है। उसी समय दीपिका के बंगलों के हॉल में उसका बेटा भूख के मारे फर्श पर लेटते हुए, खाना, मम्मी खाना दो ना। उसके पास बैठे दीपिका और रवि बेबस होकर उसे देखते हैं और हमें मीनाक्षी के पास जाना ही पड़ेगा। दीपिका और रवि अपने घर से दाल और चावल लेकर मीनाक्षी के पास पहुंच जाते हैं। तब तक मीनाक्षी कल्पना का खाना बनाकर उसे घर भेज चुकी थी। मीनाक्षी दाल चावल पकाकर दीपिका से कुछ पैसे लेती है। इस तरह मीनाक्षी का कारोबार चल पड़ता है। शाम होते होते सभी कॉलोनी वाले मीनाक्षी के खाना पकवा चुके थे। काम खत्म होने के बाद मीनाक्षी गुल्लक लेकर हॉल में पहुंचती है और सभी घर वाले मिलकर पैसे गिनते हैं। भैया, आज पहले दिन में ही अच्छी कमाई हुई है। गैस की किल्लत में गांव की बहू का नया व्यापार चल पड़ा। हाँ वो तो है, लेकिन एक बात से मैं बहुत परेशान हुई हूँ। ये लोग बासी सब्जियां लेकर आए थे, छीलने और काटने में काफी समय लगा। मीनाक्षी, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम गांव की हो, तुम्हें सब्जियां उगाना भी आता होगा, तो सब्जियां उगाओ और बेचो। इस तरह मोहल्ले वालों को ताजी सब्जियों का स्वाद भी पता चल जाएगा। अब अपनी असली काबिलियत दिखाने का समय आ गया है। अब मैं सब्जियों का व्यापार भी शुरू करूंगी। मीनाक्षी अगले दिन से ही कॉलोनी वालों को खाना बनाकर देने के साथ साथ गार्डन में खुदाई करके टमाटर, भिंडी, बैंगन और लौकी के बीज बो देती है और मंदिर से लाया हुआ गोबर और खाद डालकर उग रहे पौधों को पोषण भी देती है। मीनाक्षी के सास ससुर उसे सब्जियों के पौधों की रोपाई करते हुए देखते हैं और अरे, पिताजी ने गांव के खेत बेचकर शहर में जमीन ली थी ताकि हमें खेती न करना पड़े, लेकिन हमारी गांव की बहू ने तो यहाँ भी खेती शुरू कर दी। पापा जी, गांव की बहू हूँ, खेती तो करूंगी ही। सही पोषण, समय पर पानी और सही देखरेख मिलने पर सब्जियों के पौधे देखते ही देखते बड़े हो जाते हैं और टमाटर, भिंडी, बैंगन और लौकी से लद जाते हैं। तब भी गैस की किल्लत खत्म नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन कॉलोनी वालों को मीनाक्षी से शिकायत जरूर दूर हो गई थी। एक शाम मोहल्ले वाले अपना अनाज और कुछ बासी सब्जियां लेकर मीनाक्षी के गार्डन में आते हैं। तीनों भट्टियां और चूल्हे में आग जलाए बैठी मीनाक्षी, मैंने अब तक आपको दिए हुए अनाज से खाना बना कर दिया, लेकिन अब मेरे पास कुछ और भी है। अब क्या है तुम्हारे पास? मेरी उगाई हुई ताजी ताजी सब्जियां। आप कहो तो मैं ताजी सब्जियां बनाकर आपको दे सकती हूँ, बदले में आप मुझे उसके कुछ पैसे दे देना।
निवेदिता सोचने लगती है, लेकिन तब तक उसके पास खड़ी वंदना। ठीक है, बस सब्जी टेस्टी होनी चाहिए। वंदना की तरह कल्पना और दीपिका भी सब्जियों के लिए हामी भर देती हैं। मीनाक्षी उन सबको आलू, बैंगन और टमाटर का बढ़िया सा भरता बनाकर दाल, चावल और रोटियों के साथ देती है। वो सभी अपने अपने बंगलों वापस लौट आते हैं और अपने बंगलों के हॉल में बैठे भरता रोटी खा रहे वंदना और अभय। वाह, भरते का स्वाद तो लाजवाब है। गैस का पका खाना खा खा कर हम मिट्टी के चूल्हे में बने खाने का स्वाद ही भूल गए थे। भरता खाकर मुझे अपनी दादी की याद आ गई। वो भी खेत से ताजे बैंगन और टमाटर तोड़ कर लाती थी और जलते उपलों से भूनकर ऐसा भरता बनवाती थी। इन दोनों की तरह ही कल्पना और रोहित भी हॉल में बैठे भरता रोटी खाते हैं और हमें लगता है कि इस आपदा में गांव की बहू ने व्यापार करने का अवसर नहीं ढूंढा, बल्कि हमें अवसर दिया है, रुककर ये सोचने का कि हम किस दिशा में जा रहे थे। भाई, लकड़ी की धीमी आंच में पका खाना खाकर समझ में आ रहा है कि गांव के लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड और गैस जैसी गंभीर बीमारियां क्यों नहीं होती। खाने और मीनाक्षी की तारीफ करते हुए वो सभी खाना खाते हैं और फिर 2 दिन बाद हर महीने कम्युनिटी हॉल में ऑर्गेनाइज होने वाली मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, जिसे कॉलोनी के हर एक घर से एक मेंबर अटेंड करता है। मीनाक्षी पहली बार वो मीटिंग अटेंड कर रही थी। वो सहमी हुई कोने की चेयर पर बैठी हुई थी। पता नहीं मम्मी पापा ने मुझे इस मीटिंग में क्यों भेज दिया। पता नहीं ये लोग मुझे क्या कहेंगे। तभी पोडियम में खड़ा रोहित बोलना शुरू करता है। गैस की किल्लत की वजह से कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, ये हमें नहीं पता, क्योंकि जिस समय पूरा देश गैस की किल्लत का सामना कर रहा है, उस समय हम पेट भरकर खाना खा रहे हैं गांव की बहू के नए व्यापार की वजह से। पूरा कम्युनिटी हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। निवेदिता खड़ी होती है और बात सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उससे भी आगे की है। मीनाक्षी के नए व्यापार की मैं सबसे बड़ी विरोधी रही हूँ। मुझे उसका व्यापार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मैं गलत थी। मैं नहीं जानती थी कि मीनाक्षी को उसके नए व्यापार से कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ और मेरी हेल्थ इंप्रूव हुई है। अपनी तारीफ सुनकर मीनाक्षी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपने घर वापस लौट जाती है। घर पहुंचकर मीनाक्षी सब्जियों की सिंचाई करने लगती है और उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। फिर शाम को जब सभी कॉलोनी वाले उसके पास राशन लेकर पहुंचते हैं तो आज खुश तो बहुत होगी तुम निवेदिता जी ने तुम्हारी तारीफ जो की है। हाँ वो तो हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक और व्यापार करने के लिए प्रेरित कर दिया है। कैसा व्यापार? मैंने सोचा कि आप लोग मिट्टी के चूल्हे में बना खाना और मेरी उगाई ताजी सब्जियां तो खा ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं आपको अपनी तरह चूल्हे में खाना बनाना और सब्जियां उगाना सिखा दूं। हम सब ये कैसे सीख पाएंगे और सब्जियां कहाँ उगाएंगे? आप सबके बंगलों में टेरेस तो है ही और बैकयार्ड भी है। जैसे आप सभी फूलों के पौधों की देखभाल करती हैं, वैसे ही सब्जियों के पौधों की देखभाल करनी होगी। बस खाद पानी समय पर देते जाइए और बदले में आपको सब्जियां मिलेंगी। बीज कैसे बोना है और पौधों की देखभाल का तरीका मैं आपको सिखा दूंगी। हाँ, हमें तो सब्जी मिल जाएगी, बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने नया व्यापार शुरू किया है तो आप लोगों से फीस लूंगी और मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाना भी सिखा दूंगी। ये भी सही है। उस दिन के बाद कॉलोनी की सभी औरतें और कुछ आदमी भी मीनाक्षी के गार्डन में ही सब्जियां उगाना, उनकी देखभाल करना और मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाना सीखते हैं। कुछ दिनों बाद वो सभी लगभग सब कुछ सीख चुके थे। एक रात मीनाक्षी ढेर सारे कंडे जलाकर सभी औरतों के साथ मिलकर दाल और बाटी बनाती है और जल रहे अंगार के इर्द गिर्द बैठकर सभी कॉलोनी वाले एक साथ मिलकर खाते हैं। भाई, ये तो गांव जैसे है। ऐसे खाना बहुत सालों बाद खाया है। अब पता चला कि गांव के लोगों में अब भी एकता क्यों है। शहर में आकर हम अपने अपने में इतने व्यस्त हो गए कि लोगों की भीड़ में रहकर भी हम अकेले रह गए। गांव में हम ऐसे ही हर मुसीबत का सामना मिलकर करते हैं। मुसीबत कैसी? अरे भूल गई क्या? गैस की किल्लत चल रही है। अरे आपकी गांव की बहू के नए व्यापार में तो ऐसा महसूस होने ही नहीं दिया कि गैस की किल्लत है। गैस की किल्लत में गांव की बहू का नया व्यापार शुरू ना होता तो हम बहुत परेशान हो जाते। गैस की किल्लत से गांव की बहू के नए व्यापार में हम सबको बचा लिया।